हेलो ऑल ऑफ़ यू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल टीचर जी में। मैं कल एक बुक पढ़ रहा था हिस्ट्री की। ये क्लास 6 की उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद यानी जो हमारे यहाँ के सरकारी स्कूल हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें ये बुक्स पढ़ाई जाती है 6 क्लास में, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। तो मैंने जब इस बुक्स को पढ़ा तो इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे कुछ लगा कि हाँ यार, ये बुक तो एक बेसिक तैयार करने के लिए बहुत अच्छी बुक्स हैं। ये पहला है, इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है वो 7th क्लास में पढ़ाया जाता है और जो तीसरा पार्ट है इसका वो 8th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा बनाई गई एक बुक है और काफ़ी अच्छी है अगर आप अपना हिस्ट्री का बेसिक तैयार करना चाहते हैं। वो काफ़ी सरल भाषा में इसमें दिया हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ इसके पहले चैप्टर को आपके साथ शेयर करूं, आपके साथ पढूं कि देखें कि इस बुक्स में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, क्या वो जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है तथा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सिविल सर्विस जैसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। उसमें तो बहुत ऊंचा लेवल का, बहुत बड़े लेवल पर हिस्ट्री आती है, लेकिन ये एक बेसिक तैयार करने के लिए एक अच्छी बुक है। तो इसका सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हमारे, आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो। इसका जो पहला चैप्टर है वो है हमारा कैसे पता करें कब क्या हुआ, मतलब इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं, इतिहास जानने के सोर्स क्या हैं, उसके बारे में पता करा है। तो इसमें लिखा है हज़ारों वर्ष पहले लोगों के बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। मतलब हमसे पहले जो लोग आए उसके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। जो इतिहासकार होते हैं वो क्या करते हैं, जो उन्हें अतीत में मिले हुए जितनी पुरानी चीज़ें मिलती हैं उन सबका अध्ययन करके उन सब के आधार पर हमें जानकारी दे जाती हैं। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने जानने का एकमात्र साधन है। इतिहास क्या है? बीते हुए लोगों को समझने और जानने का एकमात्र साधन है। कैसे पता लगाते हैं, हेडिंग है इसमें, कैसे पता लगाते हैं। अतीत एक ऐसा युग है जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुएं जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियार तथा औजारों द्वारा मिलती है। प्रायः इन वस्तुओं को पुरातत्वविद्ता जमीन के अंदर से खोदकर प्राप्त करते हैं। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा है। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, मतलब ऐसा समय जिसके बाद लिखित लेख कोई नहीं मिला है, कोई ऐसा कागज़, कोई ऐसा चीज़ नहीं मिली जिसमें कुछ लिखा हो, तो ऐसे को इन्होंने पूर्ण ऐतिहासिक काल कहा है। क्या कहा है? पूर्व ऐतिहासिक काल के नाम से इसको जाना जाता है। वह समय जिसके संबंध में लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता, मतलब ऐसी भाषा में जो भाषा अब इस दुनिया से ख़त्म हो चुकी है, ऐसी भाषा में लिखे हुए हैं, तो ऐसे को आगे ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जिस काल के विषय में लिखित सामग्री मिलती है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस समय को ऐतिहासिक काल के रूप में जानते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। अच्छा, इसमें लिखा है मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज़ का ज्ञान नहीं था, मतलब वो कागज़ पर नहीं लिखता था। वह अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखता था। कभी कभी लेखे बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी तथा पत्थर के छोटे छोटे फलकों पर लिखे जाते थे। फलकों का मतलब होता है टुकड़ों पर लिखे जाते थे। अब इसमें कुछ वर्ड आए, जैसे ताड़पत्रों आया, भोजपत्रों आया, तो इसका मतलब क्या? ताड़पत्र का मतलब इसमें इन्होंने दिया हुआ है, इसमें मीनिंग भी दिए हुए हैं। बस अच्छी बात यह है कि इस बुक में यहाँ पर आपको मीनिंग दिए हुए हैं, आप इस मीनिंग में देख सकते हैं। ताड़पत्र का मीनिंग है ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते। भोजपत्रों का मतलब भूज नामक पेड़ की छाल। ताम्रपत्र का मतलब है तांबे के पतले चपटे टुकड़े। स्तंभ लेखा मतलब पत्थरों के स्तंभों, मतलब खंभों पर लिखे गए लेख पत्र। शिलालेख मतलब पत्थरों की चट्टानों पर लिखे गए लेख। इसके बाद इसी में हमारा अगला है, इसमें दिया हुआ है आधुनिक इतिहास के विषय में जानकारी तत्कालीन लेखों से प्राप्त हो जाती है। मतलब जो आधुनिक इतिहास, मतलब अभी का जो इतिहास है उसके बारे में आपको मिल जाएगी। इतिहास जानने के निम्न प्रकार हैं, मतलब निम्न प्रकार से आप इतिहास जान सकते हैं जो इन्होंने नीचे। सबसे पहला पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है?
इसकी पहली हेडिंग इन्होंने दी है अभिलेख। यह अशोक के रुमनदेई अभिलेख का अंश है जो लुम्बिनी यानी नेपाल से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अशोक के अभिलेख पत्थर से उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। अब जैसे हमें ये पता चल जाता है कि अशोक के समय में क्या करा जाता था, फसल की उपज का 8वां भाग मतलब 1/8 क्या कर लिया जाता था, इसके रूप में ले लिया जाता था, कर यानी टैक्स के रूप में ले लिया जाता। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें इससे प्राप्त हुई है। इसके कुछ लेख है जो इस पर यहाँ पे फोटो बना हुआ है जिसमें उस पर पूरा लिखा हुआ है। अगला है सिक्के एवं मोहरे। सिक्कों, पुराने सिक्के और मोहरों से भी हमें पता लग सकता है। सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उस समय के सिक्कों की बनावट से उस समय की कला, धातु, आर्थिक स्थिति आदि की जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया। यहाँ एक सिक्का बना हुआ है, इस पर एक आदमी बना हुआ है जिसका नाम इन्होंने बताया है कि इसका नाम है कुमारगुप्त, जो घुड़सवारी करता हुआ दिखाया जा रहा है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं, ये कह सकते हैं कि वह एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार के सिक्के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसी प्रकार अगला लिखा है हड़प्पा कालीन मोहरे मेसोपोटामिया से मिली हैं, जिससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों को व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। मेसोपोटामिया कोई शहर का नाम होगा जहाँ से व्यापार होता था। अगला आ गया धौलावीरा। धौलावीरा क्या है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख पुरास्थल गुजरात में स्थित है। जो पुरास्थल है उनका वो गुजरात में स्थित है, जहाँ हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि साक्ष्य प्राप्त हुए। मतलब जो हड़प्पा वासी थे उनकी जो शहर थे वो इस तरह बने हुए थे कि उसमें निर्माण की पूरी योजना बनाई गई थी कि जल का मतलब पानी का निकास कहाँ से होगा, और सारे प्रबंध उसमें किए गए थे। अगला है सारनाथ स्तूप। सारनाथ स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है। निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था। जिसका निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। मतलब जब महात्मा बुद्ध ने अपना सारनाथ में प्रथम बार उपदेश दिया था उस टाइम पर उसने करवाया था। साहित्यिक स्रोत, दूसरे स्रोत है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में ताड़पत्रों, भोजपत्रों, तामपत्रों, चमड़े तथा लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखे के साथ साथ कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ भी हमें उस समय के रहन सहन, विचारों, खान पान आदि के बारे में जानकारी देती हैं। मतलब इन सब के अलग भी जैसे वेद है, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है, इनको अगर पढ़ो तो आपको इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाएगी। पहले लोग कैसे थे, क्या थे, उसमें भी रहन सहन के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहला है पुस्तक का नाम। इसमें एक वो दिया हुआ चार्ट दिया हुआ, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। पुस्तक का नाम धार्मिक साहित्य के रूप में जो है ना, पुस्तक का नाम दिया हुआ है वेद। वेद किसने लिखी है, वाल्मीकि। वेद, रामायण एवं महाभारत, जैन एवं बौद्ध साहित्य, जातक कथा, ये 3 किताबें दी हुई हैं धार्मिक साहित्य में। तो धार्मिक साहित्य में ये जो 3 किताबें दी हैं, इसको लिख के लेखक का नाम है वाल्मीकि एवं वेदव्यास। इनसे हमें पता क्या लगा है कि आर्यों के संबंध में हमें पता लगा है। महाकाव्य कालीन समाज के विषय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में इन सब वेद को पढ़ के, रामायण, महाभारत, जैन, बुद्ध और साहित्यिक जातक कथा को पढ़ के इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अगला है धर्मेत्र साहित्य। धर्मेत्र साहित्य क्या है, इसमें अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी 2 पुस्तकें हैं, अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी, जिसमें अर्थशास्त्र को कौटिल्य यानी चाणक्य ने लिखा है, और जो हमारी राजतरंगिणी है उसको कल्हड़ ने लिखा है। अच्छा, राजतरंगिणी से हमें अर्थशास्त्र से पता चलता है मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति, कश्मीर के 11वीं 12वीं शताब्दी इतिहास के विषय में के बारे में हमें इन दोनों किताबों से, इन दोनों से पता लगता है। अगला विदेशी यात्राएं जो हुई थी उसके बारे में इंडिका है, यात्रा विवरण है, और दूसरी भी यात्रा विवरण के नाम से है। जो इंडिका है वो मैग्नीज की पुस्तक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य कालीन समाज की झलक है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समाज के टाइम की ये पुस्तक है, उस टाइम के बारे में जानकारी इससे मिलती है। अगला यात्रा विवरण जो चीनी यात्री द्वारा फैहान ने लिखी थी, इसको गुप्त काल के संबंध में जानकारी मिलती है। उसके बाद अगला है शनैव त्सांग। शमय त्सांग जो थे ये हर्षवर्धन के समय की जानकारी हमें इस किताब से मिलती है। तो इसी में मेरा जो अगला इसमें लिखा है, इस प्रकार पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें
इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों के विवरणों से हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त मिलती है। प्राप्त स्रोतों की सहायता से ही इतिहासकार को पुरातात्विक अतीत पुनर्निर्माण करते हैं, मतलब पुराने समय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों के अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नाप तौल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। मतलब पुराने जो स्रोत मिलते हैं, सोर्सेज, उन्हीं सोर्सेज पर लगता है कौन सी खेती होती थी, कौन से पशु पाले जाते थे, किस तरह के शिल्प कला के लोग थे, कैसा व्यापार होता था, नाप तौल किस में होती थी, लेन देन कैसे होता था और आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, सबके बारे में। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, साहित्य, त्योहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक तथा राजा प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। ये सारी जानकारी भी हमें यहीं से प्राप्त होती है। इसी प्रकार कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ तथा परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन यहीं से प्राप्त होता है। अगला है इतिहास में मानव की संस्कृति, उसके धर्म, उसकी सामाजिक व्यवस्था को जानने समझने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। मतलब जो हमने पहले गलतियां करी उनको ना दोहराएं, जो अच्छे काम करें उनको हम अपने साथ लेकर चलिए, ये सब हमें सिखाता है। इतिहास हमें सिखाता है कि हम उन बातों का अनुसरण कैसे करें जिससे समरसता और शांति को बढ़ावा मिल सके। पहले कौन बाद में कौन, इसके बारे में भी जानकारी यहीं से मिलती है। पहले कौन राजा बना, बाद में कौन राजा मिला, ये सबको इतिहास के पढ़ने से हमें जानकारी मिलती है। जब पुरातात्विक किसी स्थान की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पर पहले और कौन से बाद के हैं। चित्र देखें, एक चित्र बना हुआ जिसमें ऊपर से 1 2 3 4 5 इस तरह से नीचे तक एक वो बना हुआ है। किसी भी पुरास्थल की कई बस्तियों के अवशेष मिल सकते हैं। आमतौर पर वहाँ के लोग जहाँ रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान, कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की ज़मीनें धीरे धीरे ऊंची होती जाती हैं और सैकड़ों सालों के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। जब इस टीले की खुदाई करी जाती है तो उसका सबसे निचला भाग सबसे पुराना होता है। इसके बाद के स्तर के बाद युगों के होते हैं, मतलब 1 युग, 2 युग, 3 युग है। सबसे नीचे वाला सबसे पुराना, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे इस तरह से ऊपर चलता रहता है। तो ये इतिहास के बारे में कुछ इन्होंने जानकारी दी है जो मैंने आपको पहला चैप्टर यहाँ पढ़ के सुनाया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा, हम इसके अगले चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे अगला जो चैप्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो है पाषाण काल के रूप में। पाषाण काल किसे कहते हैं इसके बारे में, पाषाण काल में क्या क्या हुआ था, मानव में क्या क्या परिवर्तन आए थे, मानव, इस सब के बारे में, पाषाण काल के बारे में इसमें जानकारी इसके दूसरे चैप्टर में, इसके दूसरे में जानकारी दी गई है। पाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, बहुत अच्छी जानकारी इस किताब द्वारा आपको प्राप्त हो सकती है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगली वीडियो के लिए हमें कमेंट में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।